हाय एवरीवन। आज हम प्राणी जगत का अद्भुत शिल्पी बया पर कुछ जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्राणी विज्ञान की भाषा में प्लोसियस फिलिपाइंस के नाम से जाना जाने वाला पक्षी बया प्रकृति तथा समस्त जंतु जगत का एक विलक्षण शिल्पी है, जिसने अपने घोंसले द्वारा अपनी एक विशेष पहचान बना रखी है। यह पक्षी वर्ग के अंतर्गत पैसेरीफॉर्मिस गण का सदस्य है। इस वर्ग के समस्त प्राणियों का शरीर कोमल परों से ढका रहता है, जो वास्तव में सल्कों एवं बालों की ही भांति एपिडर्मल मॉडिफिकेशन होते हैं। ये समतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान हमेशा एक सा बना रहता है। स्तनधारियों की भांति इनका हृदय भी चतुर्वेशी होता है। अगली टांगें पंखों में बदल जाती हैं। उड़ने की क्षमता इनके सफल जीवन हेतु उपयोगी होती है। पक्षियों के शरीर का ताप स्तनी की अपेक्षा 2 से 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अधिक होता है। इसका कारण है शरीर का अधिकांश भाग पेशियों का बना होना और कुचालक परों के कारण उनके शरीर की ऊष्मा का बाहर न निकलना। इनके दांत नहीं होते। दांतों की कमी चोंच द्वारा पूरी हो जाती है। बया अपनी चोंच से वे सभी काम करती है जो मानव अपने हाथों द्वारा करता है। ये अंडज होते हैं। स्तनधारी की तरह सभी पक्षियों में 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, जिन्हें क्रमशः एमनियन, कोरियन, योक सेल तथा एलेंटोइस कहते हैं। पृथ्वी पर समस्त पक्षियों की लगभग 8600 जातियां हैं, जो 66 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर दिखाई पड़ती हैं। जलवायु की विषमता का इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें भोजन की स्वच्छंदता उपलब्धता मुख्य है, जो शरीर क्रियाओं को चालू रखने में मददगार होती है। ये अपने घोंसले ऐसे स्थानों में बनाते हैं जहां इनके बच्चे बाधाओं एवं शत्रुओं से सुरक्षित रह सकें। घोंसले के निर्माण में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। जहां एक ओर टिटेरी थोड़ी सी छीलन एकत्र कर मामूली से घोंसले का निर्माण करती है, वहीं दूसरी ओर बया पक्षी का घोंसला किसी कुशल शिल्पी द्वारा रचित व अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। भारत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति तथा विविधतापूर्ण ऋतुओं के कारण प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ वन्य जंतुओं की विषमता संरक्षित रही है। हमारे पूर्वजों ने वन्य जीवन जैसा अनुपम उपहार हमें सौंपा है। यहाँ वन्य जीव संरक्षण की प्रथा उतनी ही पुरानी है जितना कि भारतीय इतिहास। प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम घने वनों में ही स्थित होते थे तथा ऐसे दृष्टांत ग्रंथों में मिलते हैं कि वन्य जीवों को बचाने हेतु राजाओं ने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। आज इस देश में पुनः राजा शिवी की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिन्होंने एक पक्षी को बचाने के लिए उसके भक्षक को अपने शरीर का मांस काट काट कर समर्पित कर दिया था। आदिकाली कवि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की अपने पिता के आश्रम से विदाई के अवसर पर जंतुओं एवं वनस्पतियों द्वारा नायिका की मार्मिक विदाई का सजीव वर्णन मिलता है। यह मानव संवेदना की पराकाष्ठा है, जहाँ मनुष्य व प्रकृति के बीच अनुभूतिजन्य संवाद है, जो भारतीय संस्कृति में वन्य जीव संरक्षण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मोर का सरस्वती के साथ तथा गरुण पक्षी का विष्णु के साथ पौराणिक संबंध है। जब आज से हजारों साल पहले सृष्टि का निर्माण हुआ तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं था। प्रदूषण व कीटनाशकों का परिणाम जंतुओं, पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों को भुगतना पड़ रहा है। अनेकानेक पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं एवं कुछ विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनमें गिद्ध, कौवे, बया, सोन चिड़िया इत्यादि सम्मिलित हैं। इन्हें हम किसी भी कीमत पर बचाना होगा। हम विनाश का कारण प्रदूषण, शोर एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग है। शोर के चलते पक्षी अपने गाने की आदतें भूलते जा रहे हैं।
वैज्ञानिक अध्ययनों से भी साफ हो चुका है कि सड़क के किनारे घोंसलों में रहने वाली रोबिन चिड़िया एवं बया अच्छी जगह रहने वाली अन्य चिड़ियाओं के मुकाबले कम गाती है। व्यस्त यातायात की वजह से एक दूसरे को सुन नहीं पाती। इनका सर्वाधिक असर नवजात पक्षियों पर पड़ता है और वे सामूहिक गतिविधियों से अनजान रहती हैं। प्रजनन के समय नर अपनी आवाज़ से मादा चिड़िया को रिझाने की कोशिश करता है, मगर शोर के कारण मादा चिड़िया उनको प्रणय निवेदन को सुन नहीं पाती है एवं अकेले रह जाती है। इनके चलते बया की संख्या में आए दिन कमी देखी जा रही है। बढ़ती आबादी के कारण लोगों के मकान छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। स्थानाभाव के चलते घरों में पेड़ पौधे लगाने की परंपरा लुप्त हो रही है। इनके स्थान पर सीमेंट और पत्थरों के जंगल उग आए हैं। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल और वाहनों के शोर में इनकी सुमधुर चहचहाट दब कर रह गई है। वनों एवं पार्कों में सरकारी व धार्मिक अतिक्रमण बढ़ रहा है। पार्कों का रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो वृक्षों की सार संभाल तो बहुत दूर की बात है। इन पक्षियों के मानव प्रेम का यह प्रयत्न प्रमाण है कि पहले इन्हें दाना डालने के लिए गली गली मोहल्लों में लोग सार्वजनिक रूप से चबूतरों का निर्माण करवाते थे। अपने घरों के बाहर भी पक्षियों को पानी पिलाने हेतु बर्तन टांगते थे। शहरी क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति चंद बुजुर्गों तक ही सीमित रह गई है। यह दम तोड़ती मानवीय संवेदनाओं और सिमट रही धार्मिक भावनाओं का सबूत है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि गले में दूरबीन डालकर जंगलों में बर्ड वाचिंग के लिए जाने का शौक तो लोगों में बढ़ रहा है, मगर आदमी के कारण इन पक्षियों को हो रहे नुकसान के प्रति वे लोग कतई चिंतित नहीं हैं। मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही बया में भी नीड़ या घर बनाने की आकांक्षा होती है। यह छोटी सी चिड़िया, जिसका पीत वर्ण लुभावना होता है, अपने सरल स्वभाव के कारण एवं कलात्मक तथा सुंदर घर बनाने के कारण सबका मन मोह लेती है। घोंसले खेतों के आसपास, सड़कों एवं जलाशयों के किनारे बबूल, खेजड़ी, बेर, बांस, शीशम आदि के पौधों से लटकते हुए देखे जा रह सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो घर बनाने का काम शीशम के ऊपर लगभग 16 घर बने हुए हैं बया के द्वारा। वैसे ये पक्षी बाजरा, ज्वार, धान आदि की फसलों को नुकसान भी करते हैं तथा बीज बनना प्रारंभ होते ही ये उनको नष्ट करना आरंभ कर देते हैं। स्वभाव से ये सामाजिक प्राणी हैं। इनके द्वारा नीड़ निर्माण का कार्य वर्षा काल में प्रारंभ होता है। घोंसला बनाने का कार्य चालाक नर पक्षी द्वारा किया जाता है। चू चू करते, पंख फड़फड़ाते हुए ये अपने काम में लगे रहते हैं। सबसे पहले ढांचा तैयार किया जाता है एवं आधार की मजबूती के बाद फंदों के ऊपर एक दीवार बनाकर चारों ओर से बंद कर दिया जाता है, जिसमें 2 कमरे बनाए जाते हैं। एक अंड कक्ष होता है जो बंद रखा जाता है और दूसरा इसके कुछ ऊपर होता है जिससे बाहर आने जाने का रास्ता होता है। बया नर अपने जीवन काल में 3 या 4 घोंसला बनाता है और अपनी 3 या 4 पत्नियों के साथ जीवन यापन करता है। इतना जटिल और सुंदर घोंसला बनाने की प्रेरणा इस नर पक्षी को इसकी सहज वृत्ति से मिलती है, जो वंशानुगत होकर आने वाले पीढ़ी में चली जाती है। एक जाति का नर हमेशा अपने पुराने माता पिता के जैसा ही घोंसला बनाता है। विश्वकर्मा के जैसी कला बया में ही है जो शक्ति प्रदत्त है। आजकल इस पक्षी का तोते के साथ अद्भुत करतब दिखाने में सर्कसों में भी उपयोग होने लगा है। हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है कि जब स्त्रियां सामूहिक कार्य करती हैं तो लयबद्ध होकर गीत गाती हैं, जिससे थकावट न हो और कार्य भी जल्दी पूरा हो जाता है। इसी हिसाब से बया भी सामूहिक गीत गाकर नीर का निर्माण या घर का निर्माण करती हैं, जो अत्यंत कर्णप्रिय होता है।
थोड़ी सी आहट पाते ही उड़कर दूर भाग जाती हैं और जब खतरा टल जाता है पुनः अपने कार्य में संलग्न हो जाती हैं। घोंसले का निर्माण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो गन्ना, ज्वार, मक्का इत्यादि के लंबे लंबे पत्तों से प्राप्त अवशेषों द्वारा किया जाता है एवं गूंथ कर सपेरे की बीन या पूंगी की आकृति में बनाया जाता है। पक्षीविद डॉक्टर सलीम अली ने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो में कटु व्यंग के रूप में लिखा है कि मैंने बस्ती में कुछ गैर परंपरागत गतिविधियां देखी, जिससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पक्षियों के पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। विवाह रचाने का शौकीन बया भी होती है, पर इसके लिए नर बया सुंदर घोंसला बनाकर मादा को रिझाता है। मादा बया को घोंसला पसंद आ जाने पर वह नर के साथ संबंध कायम कर लेती है, अन्यथा दूसरे घोंसले को देखने के लिए उड़ जाती है। राष्ट्रीय पक्षी मोर भी सावन में विवाह रचाते हैं। नर मोर नृत्य कर मादा को रिझाता है। नर मोर एक समय में 1 से 3 मोरनियों तक को अपनी दुल्हन बनाता है। घोंसला पसंद आने के बाद बया गृह निर्माण में अपना हाथ बटाती है और फिर मैथुनोपरांत अंडे देती है। अंडों की संख्या 2 से 4 तक होती है, जो भद्दे एवं सफ़ेद होते हैं। मादा उन्हें सेने में लग जाती है और उधर नर दूसरा घोंसला बांधने में एवं दूसरा जोड़ा बनाने में लग जाता है। बच्चा कभी अकेले घोंसला नहीं बनाता, अपितु झुंड के झुंड एक साथ एक ही वृक्ष पर घोंसले बनाते हैं। और इस पक्षी का आकार लगभग हम देखें तो गौरैया की तरह ही होता है। लगभग 15 से 20 दिन बाद अंडों से चूजे बाहर आने लगते हैं। इन अवधि में खाने का प्रबंध भी नर बया करता है। जब चूजों को दाना खिलाने का समय आता है तो नर बया अपना अधिकांश समय घोंसले पर ही व्यतीत करता है। 1 माह बाद चूजों के पूरी तरह पंख निकल आते हैं और फिर वह माता पिता का अनुसरण करते हुए संसार में विचरण करने लग जाता है। शायद नर को बेकार बैठना पसंद नहीं होता, क्योंकि जब घोंसला तैयार होने को होता है मादा दूसरी वहां आकर आसन जमा लेती है, जो इसकी दूसरी पत्नी होती है। वैसे दुनिया में सबसे बड़ा ट्री नेस्ट वेल्ड ईगल का होता है, जिसकी लंबाई 2.9 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर होती है। जब सबसे छोटे घोंसले की बात चलती है तो हमिंग बर्ड की चर्चा होती है, जिसके घोंसले की लंबाई मात्र 6.35 मिलीमीटर होती है। सबसे मजबूत घोंसला दक्षिणी अमेरिका के ट्रोगान बायोलेसियस का होता है, जो अपने घोंसले के चारों तरफ एक तरह का विशेष लेप लगाता है, जिसके कारण घोंसले में मजबूती आ जाती है। सबसे ऊंचाई पर घोंसला बनाने वाला पक्षी मारब्लेड स्पीसीज है, जो अपने घोंसले को 45 मीटर की ऊंचाई पर बनाता है। विश्व में सबसे महंगा घोंसला स्विफ्टलेट्स पक्षी का होता है। स्विफ्टलेट को चाइनीज लोग नेस्ट सूप के रूप में इस्तेमाल किया करते हैं। गरुड़ पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की ऊंची चोटियों पर बनाता है, जो कि पक्षियों के राजा की पदवी प्राप्त कर चुका है। पेंगुइन अपना घोंसला तटीय घास के मध्य बनाकर बर्फ के ऊपर ही अपने अंडे देती है। इस समय नर व मादा दोनों ही साथ साथ रहते हैं। मादा केवल एक ही अंडा देती है। इस समय नर मादा दोनों बहुत ही सावधान रहते हैं, क्योंकि अंडा गिरने पर उससे बच्चा पैदा ही नहीं होता है। अंडा निकलते ही नर पेंगुइन अपने पैरों पर बड़ी सावधानी व बुद्धिमत्ता से उसे रख लेते हैं। अंडे देने और पालन पोषण कराने में कोयल का कोई जवाब नहीं है। इसका प्रजनन काल कौओं के साथ ही होता है। मादा कोयल अपने अंडे को घरेलू या जंगली कौओं के घोंसलों में रख आती है। एक कौवे के घोंसले में कोयल के 13 अंडे तक पाए गए हैं। कौवे इन अंडों को अपने अंडे समझकर सेते हैं तथा बच्चों को खुशी खुशी पालने भी लगते हैं एवं कोयल मज़े से आज़ाद होकर घूमती रहती है। इस प्रकार बुद्धि का प्रतीक माना जाने वाला कौआ हमेशा ही कोयल के द्वारा मूर्ख बना दिया जाता है।
पक्षी वर्ग में इतनी खूबियां होते हुए भी बया एवं उसके द्वारा निर्मित घोंसले का कोई जवाब नहीं है। आज आवश्यकता इस प्रकार के आविष्कारों एवं संसाधनों की है जिनमें बया पक्षी जैसे को संरक्षित किया जा सके तथा प्रकृति के इस जीवीय संसाधन को बचाया जा सके। ध्यान रहे कि हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक कि हमारा पर्यावरण एवं वन्य पशु पक्षी। तो हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।